हम नाको पहुंच चुके हैं और उस नाको के इसके थोड़ी सी ये ज़मीन है, इसी के सहारे ये जो खेती हुई है, किसान लग रहे हैं। आप दो गौर से देखें तो दूर से किसान खेती कर रहे हैं। तो इसी खेती की वजह से यहाँ लोग बसे होंगे। और ये जो नाको है एक छोटा सा गांव है। यहाँ एक बौद्ध मॉन्स्ट्री भी है और एक छोटी सी झील भी है, रुकने का स्थान भी है। इसलिए आज मैं यहीं नाको में रुकने वाला हूँ। तो जी ये है नाको। मैं अभी कोई 3-3:30 बजे हैं, धूप भी है और ठीक भी है। मैं ताबू तक पहुँच सकता था, लेकिन यहाँ नाको में एक तो मॉनेस्ट्री है और एक लेक है, तो मैंने सोचा यहीं रुक लेते हैं, नाइट यहीं कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये टैक्सी स्टैंड है, मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं। बहुत छोटा सा गांव है ये, बहुत छोटा सा। यहाँ ये जो रेस्टोरेंट हैं, इन्हीं में रूम्स भी हैं, होम स्टे भी है। एक अच्छा सा होटल भी दिख रहा है मेरे को पीछे, ये होटल ठीक दिख रहा है। बात ऐसी है कि हम हैं इस समय नाको में। एक बार रिपीट कर दूं कि शिमला से शुरू करते हैं, चंडीगढ़ से शुरू करते हैं। चंडीगढ़, शिमला, शिमला के बाद नारकंडा, नारकंडा के बाद रिकांगपिओ और रिकांगपिओ के बाद अब आता है नाको। पहले शिमला ज़िला आया जो कि हिमाचल की राजधानी है, और उसके बाद आया किन्नौर। शिमला में तो खूब हरियाली है, घने मतलब जंगल हैं, लेकिन किन्नौर की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ कुछ पेड़ और कुछ सूखे पहाड़ दोनों मिक्स शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम किन्नौर में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, पेड़ कम होते जाते हैं, पहाड़ नंगे होते जाते हैं, काले होते जाते हैं। इस समय मैं हूँ किन्नौर के ऊपरी किनारे पे, एकदम टॉप पे। अब किन्नौर ख़त्म होने वाला है, लाहौल स्पीति शुरू होने वाला है। स्पीति ज़िला जो कि हिमाचल का सबसे मतलब क्या कहूँ एकांत अकेला जो ज़िला माना जाता है, हालांकि ये भी है। मैं आपको अपने पीछे ये नाको में ये खूबसूरत एक रोड मुझे नज़र आई है, दिखाना चाहूँगा। इसी रोड से मैं आया हूँ। ऐसे घुमावदार रास्तों से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो रास्ता वहाँ से ऐसे घूमते लेते हुए यहाँ आ गया है। छोटा सा गांव है, टोटल बौद्ध पंथ को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। काफ़ी सीधे सच्चे लोग हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं। थोड़ी सी इन्हें जगह मिल गई है जहाँ ये खेती कर लेते हैं। हालांकि आप मेरे पीछे देखोगे ये पहाड़ सारे सूखे हैं, नंगे पहाड़ हैं, काले पहाड़ हैं, इनमें कहीं कुछ भी पैदा नहीं होता। सारे पूरी साल ये बर्फ़ से लदे रहते हैं। गर्मियों में आके कोई मई में, अप्रैल में मान लो, अप्रैल में मार्च में बर्फ़ पिघलना शुरू होती है और अप्रैल तक बर्फ़ पिघल जाती है। और बर्फ़ पिघल के नदियों में पानी जाता है जो इसी बर्फ़ का होता है। और उसके बाद ये सारे पहाड़ सूखे हो जाते हैं। और इनमें कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ नमी होती है और उस नमी पे ये हरियाली आ जाती है जहाँ ये खेती करते हैं। छोटे छोटे खेत हैं इनके पास, लेकिन उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। और बाकी खेती के अलावा, छोटी मोटी खेती के अलावा ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। बीआरओ का काम चलता है यहाँ रोड पे, उस पे भी मेहनत करते हैं लोग। और उसके अलावा इनका ऊन का काम रहता है, ये भेड़ और बकरी पशुपालन करते हैं, तो उस ऊन से ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े बनाते हैं।
और उसके अलावा और क्या रोज़गार का साधन हो सकता है इनका? हाँ, ट्रेवल्स, पर्यटन एक बहुत बड़ा इनका जो माध्यम है रोजी रोटी का, वो है पर्यटन माध्यम है। तो अधिकांश लोग ड्राइविंग में और कुछ लोग दुकानदारी में। फ़िलहाल हम आए हैं नाको गांव की इस मोनेस्ट्री पे। ये मठ है, बौद्ध मठ। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा। हालांकि ये जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये सारे टूरिस्ट की हैं, और ये सारे टूरिस्ट जो हैं भले गाड़ी HP की हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश की, लेकिन टूरिस्ट बाहर से आए हुए ज़्यादातर केरल और तमिलनाडु और मतलब साउथ नॉर्थ में ज़्यादातर मेरे को यहाँ लोग बंदे मिले जो पंजाब के मिले, और पंजाब में भी जो है बाइकर्स ज़्यादा मिले। पंजाबी लोग बाइक पे ज़्यादा मिले मुझे, बड़ी गाड़ियों में पंजाबी कम मिले। तो ये हवा बहुत तेज़ चल रही है, टोपी संभालो सेठ, इसीलिए मैं अब टोपी पहनने वाला हूँ। बहुत सर्दी बढ़ती जा रही है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं बुद्ध समाधि में बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में मेरे पीछे। पीछे पहाड़, अभी भी कुछ पहाड़ हैं जो बर्फ से लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट हो रही है क्या? तो ये बॉल बैट कहाँ से आए? इधर की लड़के लोग के लिए ये लोग ने। अच्छा उनसे ले लिया। वो चला ये सही है। भैया मोनेस्ट्री कहाँ पे है? ये है ये अंदर आओ। अरे कहाँ से आए? मैं राजस्थान से। थोड़ी देर में हिमालय के पीछे सूरज छिपने वाला है। ये जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं सारी टूरिस्ट की हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं हैं, गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, गुजारा करते हैं। पर्यटन से इनका काफ़ी कुछ चलता है। अभी जो पर्यटक थे वो जनरली आते थे हिमाचल के शिमला तक और थोड़ा बहुत ऊपर तक, लेकिन अभी हाल ही के कुछ महीनों में नहीं, कुछ सालों में ये जो है यहाँ क्रेज़ बढ़ा है घुमक्कड़ों की वजह से, यूट्यूबर्स की वजह से। इन घुमक्कड़ों ने, यूट्यूबर्स ने यहाँ बाइक से राइड मारी और फिर लोगों को वीडियोस दिखाए, नई नई जगहों से परिचय कराया। तो ये मोनेस्ट्री है साहब, गेट है मोनेस्ट्री का। तो लोग आने लगे यहाँ। अब आम पर्यटक भी आ रहे हैं, थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, ये है नाको का ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर। नाको के ऐतिहासिक बौद्ध विहार की स्थापना लोचेन रिचेन जम्पो माहुनवादक रतनभद्र ने लगभग 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की थी। इस बौद्ध विहार के कुल 4 कक्ष हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर तथा प्रदक्षिणा क्रम में जाने पर सबसे पहले सामान्य मंजिल का एक कक्ष आता है, जिसका प्रयोग पाकशाला के रूप में होता है। इसे स्थानीय लोग जनखंड कहते हैं।
पाकशाला की छत पार करने के पश्चात इस बौद्ध विहार का पहला कक्ष आता है, जिसे करजुंग कहते हैं। करजुंग के भीतर सामने की दीवार से सटा एक चबूतरा है, जो स्थानीय रक्षक देव पुरंग्युल का सिंहासन है। कक्ष के भीतर कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है, जबकि इसकी सारी दीवारें बौद्ध देवी देवताओं के चित्रों से चित्रित हैं। पाकशाला की छत से नीचे उतरकर आगे की ओर जाने पर इस बौद्ध विहार का दूसरा कक्ष आता है, जिसे स्थानीय लोग लोचावाई लाखन, लोचा का देवालय या चुगलखंग कहते हैं। यह कक्ष इस बौद्ध विहार का सबसे बड़ा कक्ष है, जिसकी भीतरी दीवारों पर कई प्रकार की प्रतिमाएं चित्रित हैं। यही कक्ष इस विहार का मुख्य कक्ष है। यहाँ पर मिट्टी द्वारा निर्मित कई प्रतिमाएं हैं, जिसमें प्रमुख अमोघ सिद्धि रत्न संभव बैरोचिन, अमिताभ तथा अछोम्बिया की प्रतिमा है। इस कक्ष के बाईं ओर प्रज्ञा पारमिता की सुंदर प्रतिमा स्थापित है, और इसके नीचे की दीवार के अंदर एक लघु कक्ष भी है, जिसे गौनखंग कहा जाता है। इसके अंदर छोस क्योंग अर्थात धर्मपाल नामक नाथ की एक प्रतिमा स्थापित है, जो विधि विधान पूर्ण किए बिना इस गौनखंग के अंदर छोस क्यों के दर्शन करना निषिद्ध है। इस कक्ष के दाईं दीवार पर बैरोचन के वज्रधात महामंडल चित्रित है। इसके अतिरिक्त इस कक्ष में मिट्टी और धातु की प्रतिमाएं, स्तूप, विविध पूजा सामग्री, उपकरण और भगवान बुद्ध की बाघ के प्रतीक, बुद्ध वचन संग्रह आदि भी रखे हुए हैं। इस कक्ष से बाहर जाने पर प्रदक्षिणा क्रम में जाने पर एक मंजिला आधुनिक शैली का कमरा है, जिसे जामखंग कहते हैं, जिसका प्रयोग सभा तथा शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। इससे आगे बढ़ने पर तीसरा कक्ष आता है, जिसे लोचाबाई लाखन गोंगमा, लोचा का ऊपर का देवालय कहते हैं। इसके भीतर ढोल, सिरा, पित्तारा की मिट्टी की मूर्ति स्थापित है। वहाँ पर 4-4 की संख्या में दायां बाएं दीवार पर वैशिष्ठ गुरुओं की मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दाईं दीवार पर धम्म चक्र की मुद्रा में बैरोचन का मंडल चित्रित है। इस कक्ष के पश्चात बिहार का चौथा अंतिम कक्ष आता है, जिसे स्थानीय लोग ज्ञापक पैलाखन कहते हैं। इस कक्ष में कोई भी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित नहीं है। इस कक्ष के भीतर तथा ठीक दरवाजे के ऊपर बाईं ओर वज्रधर, मध्य में शाक्य मुनि और दाईं ओर पर लिंग देश के राजा गेसर ग्योल्पो के चित्र अंकित हैं। इस दरवाजे के दोनों तरफ चतुर महाराज, कायिक देव, चारों दिशाओं के रक्षक के चित्र चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण बौद्ध विहार की दीवारें बौद्ध देवताओं के चित्रों से चित्रित हैं। इस बौद्ध विहार की सीमा रेखा के बाहर भी कई प्राचीन स्तूप हैं। कौन है यहाँ? ये गुम्फा है, सिक्योरिटी पौधा लगाया हुआ है भैया ने। ये एक बच्चे के समान, ये मानो कि एक बच्चे को जन्म दिया है। इस पौधे को लगाएंगे, ये इस आशा में कि कभी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पौधे के लिए, वनस्पति के लिए तरसते हैं लोग। ये पौध छोटी छोटी, ये छोटी छोटी जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ ये वनस्पति उगाते हैं। जहाँ जगह मिल जाती है वहीं उगाते हैं। ये कारण ये है कि यहाँ चारों तरफ नंगे पहाड़ हैं, काले पहाड़, और इन काले पहाड़ में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ और वनस्पति नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। तो जहाँ भी इन्हें थोड़ा सा मौका मिलता है वहीं ये कुछ न कुछ उगा देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो ऑक्सीजन तो मिलेगी। ये देखिए जगह 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 इनकी कोशिश रहती है। गमले भी इन्होंने लगा रखे हैं डब्बों में। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। ये शाम होने को आई है और सूरज बादलों के पीछे, हिमालय के पीछे छुप रहे हैं, छुपने का प्रयास कर रहे हैं।
और थोड़ी देर में जाने वाले हैं इधर। एक तो पहाड़ है बस, उन पे हल्की हल्की बर्फ नज़र आ रही है, बाकी ये नंगे पहाड़ है, सूखे पहाड़ है। वो उधर शायद बर्फ है हल्की सी, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉलिंग हो जाती है। इसके आसपास काफ़ी सारे स्तूप हैं इस मोनेस्ट्री के। छोटा सा गांव है लेकिन धीरे धीरे अब ये लोगों की आवक बढ़ी है इधर। यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, लोग छोड़ कर नहीं जाएंगे। अब एजुकेशन के लिए भी इनको जाना पड़ रहा है कहाँ, कुल्लू, धर्मशाला। तो जी सोचने वाली बात तो है ही है जी। खैर आशा पे दुनिया कायम है। हंगरांग वैली या ये सब जी दलाई लामा यहाँ तिब्बतन गुरु हैं। तो ये जी हो गया नाको में 2 ही पॉइंट हैं। एक चीज़ और यहाँ एक गौर करेंगे, कहीं भी कूड़ा नहीं फैला हुआ है।